जय हिंद दोस्तों, लक्षित एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार हम पढ़ा चुके हैं, समता या समानता का अधिकार। आज दूसरा मौलिक अधिकार शुरू होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इससे पहले पढ़ा हमने समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का जो अधिकार था वो अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 18 तक पढ़ाया गया था। ठीक है, अब इसमें स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर और अनुच्छेद 22 तक है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक को रखा गया है। ठीक है, इन अनुच्छेद के अंदर हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। अब स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारा, तो इसमें व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, मतलब कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, इन सभी स्वतंत्रताओं को इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसको बोला जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को कई भागों में बांटा गया, लगभग 7 भागों में बांटा गया इसको। अब 6 भाग इसके रह गए, एक 7वां भाग जो 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 19 के भाग 19A, 19B, C, D, E और F। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 F और G ये है हमारा। देखो A, B, C, D, E, F और G, यानी अनुच्छेद हमारा 19 जो है 19 को ही इतने भागों में बांट दिया गया। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G। चाहे इसको हम कह सकते हैं और चाहे हम इसको ABCD में बांट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 19 जो A है, इसमें क्या बता देगा? इसमें सबसे पहले बता देगा बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, इसके अंदर रखा गया बोलने की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपनी बात कहने की, अपनी बात रखने की, यानी कि सभी बातों में, यानी अपनी जो कहीं भी किसी भी जगह स्पीच या अपनी कोई बात रखने की, अपने कोई प्रस्ताव रखने की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता को क्वेश्चन बनेगा, बोलने की स्वतंत्रता को कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 19A के अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता को रखा गया है। ठीक है, अब बोलने की स्वतंत्रता को रखा गया है तो यहाँ इसके अंदर अनुच्छेद 19A के अंतर्गत एक और है, उसको नोट पॉइंट में रखा जाता, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब प्रेस का मतलब मीडिया था यहाँ। ठीक है, मीडिया को कहाँ रखा गया? प्रेस की स्वतंत्रता को कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 19A के अंतर्गत। ये नोट पॉइंट में अलग से रखा जाता है कि क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेस की स्वतंत्रता को कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो प्रेस की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19A के अंतर्गत रखा गया है और इसके अंतर्गत क्या? बोलने की स्वतंत्रता को रखा गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19B की। अनुच्छेद 19B के अंतर्गत क्या रखा गया? बिना हथियार के कहीं भी एकत्र होने की स्वतंत्रता। ठीक है, या सभा करने की स्वतंत्रता। बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता मतलब कहीं भी हम एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, एकत्र हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास शर्त यह है कि हथियार, कोई भी किसी प्रकार का हथियार नहीं होना चाहिए। तो बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में रखी गई? अनुच्छेद 19B के अंतर्गत रखी गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19C की। अनुच्छेद 19C में बता दिया गया कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। कि कोई भी व्यक्ति इकट्ठे होगा, अगर कोई अपना समूह बनाते हैं या कोई संघ बनाते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को यानी कई सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर संघ बनाने की स्वतंत्रता को कहाँ रखा गया? क्वेश्चन पूछा जाएगा, संघ बनाने की स्वतंत्रता को कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19C के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 19C के अंतर्गत संघ बनाने की स्वतंत्रता को रखा गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19D में, भारत के किसी भी राज्य में आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, भारत के किसी भी
राज्य में आवागमन की स्वतंत्रता, गमन की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी राज्य में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी भारत के जो राज्य हैं हम किसी भी राज्य में घूम सकते, किसी भी राज्य में आ सकते, जा सकते, आने जाने की स्वतंत्रता पूरी कहाँ रखी गई है, अनुच्छेद 19D के अंतर्गत रखी गई है। अनुच्छेद 19 में 19E में क्या है, भारत के किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता, किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता, किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता। अब से सन 2019 से पहले, क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगा हुआ था, अब तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद धारा 370 को हटा दिया गया, तो तब से ये पहले क्या था, ये नोट पॉइंट आता था कि भारत की किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन जब से धारा 370 को हटा दिया गया, यानी धारा 370 किससे था, जम्मू कश्मीर से था। जब से धारा 370 हटा दिया गया, अब भारत के किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर, अब बाद में आता था, नोट पॉइंट में आया करता था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, अब ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, भारत के किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया, अब भारत का कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में बस सकता, कहीं भी जाकर रह सकता, यानी रहने को बोलते हैं बसने की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद F 19 का F क्या था, इसका संबंध संपत्ति के अधिकार से था। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में अनुच्छेद 300 कै में रखा गया। देखो इसको क्या था, जो अनुच्छेद 19 जो F का जो भाग था, इसका मतलब क्या था, इसका संबंध संपत्ति के अधिकार से था। अब संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहाँ रख दिया गया, अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300 कै के अंतर्गत रखा गया। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस F भाग को 19 के संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी के द्वारा क्या काम करा गया, इसको अनुच्छेद 300 कै के अंतर्गत रखा गया। इसका संबंध किससे था, संपत्ति के अधिकार, इसका संबंध था। किससे संबंध है, संपत्ति के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार इसका संबंध है, इसलिए इसको वहाँ रख दिया गया। अब बात करते हैं 19G की। 19G में बता दिया गया कि कोई भी व्यक्ति भारत का कहीं भी किसी भी राज्य में अपनी आजीविका या व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, कोई भी आजीविका चलाने की या व्यापार चलाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। देखो इसके 19 के भाग सारे हमारे क्लियर हैं। अनुच्छेद 19 इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, सारे अनुच्छेद एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमें क्लियर करने हैं। ठीक है, जैसा हमने समता या समानता के अधिकार में पढ़े थे, अनुच्छेद 14 से लगाकर 18 तक पूरे क्लियर कर देते, ऐसे यहाँ 19 से लेकर 22 तक पूरे क्लियर करने हैं। ठीक है, देखो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ रखा गया, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक के बीच में रखा गया। हमने पहला अनुच्छेद पढ़ा हमारा 19 को भागों में बांट दिया गया, लगभग 7 भागों में, 1 2 3 7 भागों में बांट देगा। लेकिन अब इसके फिलहाल जो भाग है वो 6 भाग है। इसको F को, इसके भाग को अब समाप्त कर दिया, यानी कि मौलिक अधिकार हटाकर इसको कानूनी अधिकारों में रख दिया गया। इसका संबंध संपत्ति के अधिकार से था। अनुच्छेद 19 में A में क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कहाँ रखा गया, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कहाँ अनुच्छेद 19A में रखा गया। और इसमें क्या, बोलने की स्वतंत्रता, अपनी बात कहने की, कोई बात रखने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत रख दिया गया। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 19B, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब बिना हथियार के इकट्ठा होने की या एकत्र होने की स्वतंत्रता। बात करते हैं 19C की, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी संघ बना सकते, कोई भी समूह बना सकते, किसी भी संघ बनाने की स्वतंत्रता को 19C के अंतर्गत रखा गया है। बात करते हैं 19D की, तो 19D में क्या रख दिया, भारत के किसी भी राज्य में आवागमन की स्वतंत्रता, भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में आराम से आसानी से घूम सकता है। ठीक है, अब 19E में क्या, भारत के किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी राज्य में जाकर रहने की स्वतंत्रता कहाँ रखी गई है, अनुच्छेद 19E के अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, ऐप को खत्म कर दिया गया, खत्म किया मतलब हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना देगा, अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा दिया गया। इसका संबंध संपत्ति के अधिकार से था। मोस्ट इसलिए बार बार ये बताना पड़ रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19G में क्या रख देगा, कोई भी व्यापार या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं अनुच्छेद 20।
अनुच्छेद 19-20 कहता, अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में बता दिया गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में, ठीक है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में, ठीक है। इसमें बता देगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में। देखो यहाँ क्या, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को कहाँ रखा गया, यहाँ अनुच्छेद 20 के अंतर्गत रख दिया गया। यहाँ क्या, जो इस व्यक्ति को किसी को अगर अपराधी यानी कोई अपराधी बना दिया जाता, कोई अपराधी बन जाता किसी वजह से, तो उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। जो अपराध होता है उसके लिए 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। सबसे नंबर 1 क्या, सबसे नंबर 1, एक बार अपराध की एक बार सजा मिलेगी। सबसे पहला स्वतंत्रता यह है, एक बार अपराध की एक बार सजा मिलेगी। देखो, एक बार अपराध की एक बार सजा मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण क्या है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है किसी अपराधी के लिए। तो इसमें क्या बता देगा, एक बार अपराध की एक बार सजा मिलेगी। सिर्फ जिसने एक बार अपराध करा तो उसे एक बार अपराध की एक बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि उसे 2 बार सजा का प्रावधान, ऐसा नहीं है भारत के संविधान में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अपराध के समय जो कानून है उसके तहत सजा मिलेगी। कानून है उसके तहत सजा मिलेगी। देखो, अपराधों के समय यानी कि अपराध के समय जो कानून है उसके तहत सजा मिलेगी। यानी कि आज सन 2021 में अगर किसी जानवर को, जंगली जानवर को मारने का जुर्माना क्या, 5,000 रुपये जुर्माना और 2 साल की कारावास है। अगर वो मुकदमा डल जाता, अगर वो कहता कि मुझसे गलती से मर गया, मैंने नहीं मारा, अगर मुकदमा सन 2030 में फाइनल होता उस समय सजा का प्रावधान क्या है, सन 2030 में बता देगा कि 10,000 रुपये जुर्माना और 4 साल सजा का कारावास है। तो इसका मतलब यानी कि सन 2030 के अनुसार सजा दी जाएगी उसे। यानी कि जो आज समय है, अपराध के समय जो कानून है उसके तहत सजा मिलेगी। दूसरी स्वतंत्रता ये, अपराध के समय जो कानून है उसके तहत सजा मिलेगी, ठीक है। अगला नंबर 3 पॉइंट है, खुद के विरुद्ध गवाही देने की, यानी खुद के विरुद्ध जो व्यक्ति है खुद के विरुद्ध गवाही देने के रोकता, खुद के विरुद्ध गवाही देने से इसको रोका जा सकता है, ठीक है। इसमें बता दिया गया। तीसरा पॉइंट ये है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ क्या, इसमें तीसरा पॉइंट क्या, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या, अनुच्छेद 20 में बता देगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। सबसे नंबर 1 क्या, एक बार अपराध की एक बार सजा मिलेगी। एक बार अपराध की एक बार सजा मिलेगी।
अब दूसरा पॉइंट क्या, अपराध के समय जो कानून है उसके तहत सजा मिलेगी, जो अपराध के समय जो कानून होगा उसके तहत सजा दी जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब जबरदस्ती अगर उसके खिलाफ कोई कोई गवाही दी जा रही है तो वो ऐसा कुछ नहीं, संविधान में वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, जबरदस्ती उसको बाध्य नहीं किया सकता कि तुम्हें अपने विरुद्ध गवाही देनी है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हमारा कौन सा अनुच्छेद 20 है, ठीक है। अनुच्छेद 19 हो गया और अनुच्छेद 20 हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 में क्या बता दिया गया, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये बता दिया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण बचाने की और अपनी देह यानी कि अपना शरीर बचाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। यदि कोई किसी व्यक्ति के ऊपर कोई चीज़ अगर अटैक कर दे, अगर वो यानी हमला कर दे, अगर अपनी जान बचाते समय उससे दूसरे व्यक्ति किसी व्यक्ति को या नुकसान हो गया तो इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करेगी कि भाई तुम अपने प्राण बचाना और अपनी देह बचाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। यानी कि अपनी जान बचाते हुए अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अगर उसकी कोई गवाही दे देगा कि भाई हमारे सामने ऐसा हुआ तो वो बंदा बच जाएगा, यानी कि वो व्यक्ति बच जाएगा। इसका मतलब क्या है, अपने प्राण और अपनी देह को बचाने की स्वतंत्रता का प्रावधान करा गया है। यानी कि अपने प्राण बचाने की स्वतंत्रता को और अपनी देह का मतलब यहाँ शरीर से लगाया गया है। यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या बता देगा, यह बता दिया गया कि कोई व्यक्ति अपना प्राण, अपनी जान और अपना शरीर बचाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत यही है। 21 में बता दिया गया। देखो 20 में तो हुआ था अपराध के लिए दोष के संरक्षण में, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 कै की। अनुच्छेद 21 कै, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, किसी भी एग्जाम में तुम्हें रखा मिलेगा, हर साल पूछा जाता, कई बार पूछा जाता, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता। अनुच्छेद 21 क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है अनुच्छेद 21 क्या है। और अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 21 क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या बता दिया गया, इसमें बता दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। देखो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 क्या के अंतर्गत। देखो 21 में क्या था, 21 में था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, ऑप्शन में 21 भी आता है, 21 क्या भी आता। तो 21 क्या में केवल यही बात रखी गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कहा गया, अनुच्छेद 21 क्या के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं जो अनुच्छेद 21 क्या के अंतर्गत रखा गया 6 से 14 वर्ष का, तो ये इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। ये जो कानून जो बना था ये कब बना था, इसकी शुरुआत हुई थी 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में, वर्ष 2002 में, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। 6 से 14 वर्ष के यानी प्रयास किया गया था पहली बार 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। लेकिन यह अधिनियम क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता कि यह अधिनियम लागू कब किया गया। अधिनियम लागू किया गया 2009 में, ठीक है। यह अधिनियम वर्ष 2009 में लागू किया गया। यह अधिनियम वर्ष 2009 में लागू किया गया। वर्ष 2009 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया।
देखो 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रयास किया गया था, पहली बार लाए थे इसको। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको लगाया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लेकर आए थे और इसको लागू कब किया गया? पूरे भारत में का लागू किया गया कि कुछ स्थानों पर हो गया था, कुछ पर नहीं हो पाया था, ठीक है। तो लागू कब किया गया? इसको वर्ष 2009 में इसको लागू किया गया। संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? वर्ष 2009 में इस अधिनियम को लागू किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो लागू किया गया, ये वर्ष 2009 में लागू किया गया। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता, ये प्रभावी कब हुआ, यानी कि प्रभाव में गया कब, प्रभाव में कब आया, यानी कि पूरे भारत में कब बिल्कुल शुरुआत हो गई इसकी। तो प्रभावी हुआ था, प्रभावी अगर प्रभावी पूछ ले तो प्रभावी हुआ था 2010 में। 2010 में प्रभावी हुआ था, ठीक है। 2010 में प्रभावी हुआ था। तो ये हमारा कौन सा अनुच्छेद 21 के इसके अंतर्गत रख दिया गया है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक। अगला पॉइंट है नेक्स्ट, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22 में क्या बताया गया? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी रोकने के संरक्षण में, ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी रोकने के संरक्षण में, ठीक है। देखो अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी रोकने के संरक्षण में। तो क्वेश्चन ये बनता कुछ दशाओं में गिरफ्तारी रोकने के संरक्षण में, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी रोकने का जो कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बता देगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी रोकने के संरक्षण में। अनुच्छेद 22 ये कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी रोकी कही जा सकती है। तो इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगर किसी व्यक्ति को किसी मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया जाता तो उसे 3 प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया। यानी किसी व्यक्ति को यदि मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको 3 प्रकार का प्रावधान किया गया। 3 प्रकार का मतलब कैसा? 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सबसे नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले लेती है बिना पूछे, बिना मर्जी के, बिना किसी केस के, तो उसे 3 प्रकार का प्रावधान है। सबसे नंबर 1, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। यदि कोई किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने के लिए कोई आया तो उससे कोई ना कोई कागज़ या कोई वारंट वगैरह वो देखना पड़ेगा, भैया किसी गिरफ्तारी यानी किसी वजह से हमें गिरफ्तार कर जा रहा है, वो उसका कारण हमें बताना पड़ेगा। तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत 3 प्रकार स्वतंत्रता का प्रावधान है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ऐसे नहीं कोई भी आया भैया उठो और भैया तुम्हें लेकर चलना, ऐसा सब तुमने क्या करा, ऐसा कुछ नहीं। पहले कारण बताना होगा, उसके बाद कोई बात होगी। तो सबसे पहली बात गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरी स्वतंत्रता क्या है? 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी जो दंड देने वाले अधिकारी होते हैं, दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। प्रस्तुत करना होगा, ठीक हो। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सबसे पहली बात क्या था? गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा क्या है? 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी कौन होता है? जो हमारा, जैसा हमारे थाने में किसी ने पकड़ लिया तो जिला न्यायालय के जो हमारे दंडाधिकारी होते हैं उनके पास ले जाना होगा। 24 घंटे मतलब उसका चालान काटना होगा, जिसको चालान कहते हैं, चालान काटना होगा। तो 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया या पकड़ लिया गया तो उसी यानी 24 घंटे के अंदर चालान काटना होगा या उसको दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसमें एक शर्त और लगा दी कि आने जाने के समय को छोड़कर, आने जाने के समय को छोड़कर, देखो इसमें आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे लगा लिए जाते हैं। अब उसमें चाहे कितना भी आने जाने का समय जुड़ जा तो उसको बताया जाता, आने जाने का समय इसमें नहीं जुड़ेगा। आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर अंदर उसको दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये हमारी दूसरी स्वतंत्रता। नंबर 3 है इसमें अपनी पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता, यानी अपनी पसंद के वकील की सलाह लेने की स्वतंत्रता। अपनी पसंद के वकील की
सलाह लेने की स्वतंत्रता। ठीक है, अपने पसंद के वकील की सलाह लेने की स्वतंत्रता, यानी कि 3 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। कौन से में? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी रोकने के संरक्षण में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी रोकने के संरक्षण में 3 प्रकार से। देखो यहाँ क्या था, एक जैसे यहाँ अनुच्छेद 22 है, इसी प्रकार से अनुच्छेद 22 के तर्ज पर ही, मतलब इसके जैसे लगभग एक कानून लेकर आए थे अंग्रेज 1919 में। उसका नाम था रॉलेट एक्ट, काला कानून। उसमें क्या था, उसमें था किसी भी व्यक्ति को मनमानी ढंग से गिरफ्तार कर लिया जाता था, और ना ही तो उसके खिलाफ कोई, ना ही तो वो कोई अपील कर सकता था, ना ही कोई दलील कर सकता था, ना ही कोई वकील कर सकता था। इसीलिए उसको काला कानून कहा गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। ठीक, इसके जैसे लगभग क्या बताया जाता था। उसी के यहाँ देखो, कुछ दशा में गिरफ्तार, यानी किसी को मनमानी ढंग से अगर गिरफ्तार कर लिया था, उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रावधान किया गया है। नंबर 1, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। नंबर 2, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, आने आने समय को छोड़कर। और नंबर 3 है, अपनी पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ इनके बारे में यहाँ हमारा अनुच्छेद 22 यानी स्वतंत्रता का अधिकार हमारा समाप्त हो जाता। स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अगला अधिकार हमारा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अधिकार, ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 को रखा गया है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 को रखा गया है। देखो, इसमें केवल 2 ही अनुच्छेद हैं, छोटा ही ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते थे। पुलिस में क्वेश्चन ये 24 वाला आया था, पिछले साल आया था, जो सन 2018-19 में जो एग्जाम हुए थे उनमें क्वेश्चन आया, यानी पिछले वर्षों में कुछ आए हुए जो एग्जाम उनमें क्वेश्चन आ चुका। अब इस बार भी पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे जीडी हो, कुछ कोई सा भी एग्जाम हो, टेट हो, सुपर टेट हो, हर एग्जाम हो, यानी कि किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, अगर अनुच्छेद आपके कहीं से भी अगर मौलिक अधिकार आए, क्वेश्चन यहाँ से मिलते रहेंगे। क्वेश्चन मौलिक अधिकार से हर साल आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार है, सेक्शन नंबर 1 अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट है अनुच्छेद 23। ठीक है, इसमें क्या अनुच्छेद 23 ये कहता, किसी भी व्यक्ति के व्यापार एवं उसके बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, व्यक्ति के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। देखो, किसी भी व्यक्ति के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध कहाँ रख दिया गया, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत रखा गया। देखो, अनुच्छेद 23 क्या कहता, किसी भी व्यक्ति के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये बात बता दिया 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये बता दिया जाता, किसी व्यक्ति दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को खरीद या बेच नहीं सकता। इसका मतलब व्यापार होता है, दुर्व्यापार बताया गया। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को खरीदता है और बेचता है तो कानूनी अपराध बता दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, छोटे छोटे बच्चों को उठाकर होटल वाले को बेच दिया जाता, या कहीं से किसी भी कुछ स्त्रियां वगैरह को खरीद के लाया जाता था, तो उस पर रोक लगाता। उनसे तेज कहता किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार नहीं होने का, यानी किसी व्यक्ति को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। और बलात् श्रम का प्रतिषेध का मतलब क्या होता, किसी व्यक्ति से बेगारी नहीं कर सकते, यानी बेगारी पर रोक लगाता। बेगारी मतलब क्या होता, बेगारी का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को श्रम के बदले उसको कुछ भी शुल्क ना दिया गया हो, उसको बेगारी कहा जाता है। यानी कि फ्री में उसका काम करवा लिया, और जब पैसे मांगने का नंबर आया उसे मना कर दिया, भैया कोई पैसा नहीं मिलने का, तो उसको कहा जाता बलात् श्रम या बेगारी। क्या बोलते हैं हम, बेगारी पर रोक लगा, तो उसको बेगार बोलते हैं। गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, उसको बेगार बोलते हैं। भैया खाली बिल्ली बेगार करा दी, पैसा दिया नहीं, पैसा काम करा लिया, पैसा दिया नहीं, यानी कि श्रम के बदले कुछ भी शुल्क न देना, क्या कहलाता, बेगार कहलाता। तो किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार मतलब किसी को खरीदा बेचा नहीं जा सकता और उससे बेगारी नहीं कराई जा सकती। तो बेगारी पर रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता, अनुच्छेद 23 में क्या बता दिया गया, किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, अगला अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बता दिया गया बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। देखो यहाँ क्या, बालकों नियोजन का प्रतिषेध क्या, अनुच्छेद 24 में बता दिया गया। इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन बनता,
यानी कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खान या कारखाने में काम पर नहीं रखा जा सकता। ठीक है, उनको काम करना, यदि वे काम करते तो काम करने वाला भी गुनहगार और काम करवाने वाला भी कानूनी अपराध होगा। ठीक है, तो 6 इसके अंदर क्या, बाल के नियोजन का प्रतिशत क्या, 14 वर्ष से, ये आया था पुलिस में क्वेश्चन, ये वाला ही आया था पुलिस में, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से किसी भी खान या कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता, तो इसमें क्या है, 14 वर्ष कमाई का यदि कोई बच्चा किसी खान में या किसी कारखाने में काम करता है तो वो क्या होगा, कानूनी अपराध होगा। काम करना यानी काम नहीं कराया जा सकता, इसका मतलब कानूनी अपराध होगा। 14 वर्ष कमाई का बच्चा अगर किसी खान या कारखाने में काम करता है तो वो यानी ये कानूनी अपराध होगा। अब देखो यहाँ क्या, व्यक्ति दुर्व्यापार एवं मलाश्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 कहता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या, शोषण के विरुद्ध का मतलब क्या, तुम्हारा कहीं शोषण होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कोई भी तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता। यहाँ शोषण का मतलब क्या, देखो यहाँ शोषण का मतलब कोई भी तुम्हारा हनन नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे श्रम का या किसी भी चीज़ का हनन नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार को बता देगा अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। इसमें क्या, पहला पॉइंट है, व्यक्ति के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, यानी किसी व्यक्ति को बेचा खरीदा नहीं जा सकता और उसका बलात् यानी यानी कि बेगारी नहीं कराई जा सकती, बेगारी का यहाँ रख दिया गया सिस्टम। अगला, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी खान या कारखाने में काम नहीं कर सकते। ये पॉइंट यहाँ दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी जो बचे हुए जो मौलिक अधिकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। हमारी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करते रहना। ठीक है, ये हमारे चैनल पर सारी वीडियो मिलती रहेंगी, संविधान संबंधी, ज्योग्राफी संबंधी, और हमारे हिंदी की भी क्लासेस पर डलती रहेंगी। अभी वर्णमाला की क्लास डली है, 2 क्लास कुल डली हिंदी की, नेक्स्ट टाइम में हिंदी क्लास जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, ओके।